नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के बारे में। हम इसका चित्र के द्वारा भी बताएंगे और सारणी के द्वारा भी इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। कुल उपयोगिता किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। एक निश्चित समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का हम लोग उपभोग करेंगे, उनको यूज करेंगे, उनसे हमको उपयोगिता प्राप्त होती है, उनसे हमसे संतुष्टि प्राप्त होती है। उससे हम कहते हैं उपयोगिता, कुल उपयोगिता। वस्तु की कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है, प्राय घटती हुई दर से बढ़ती है। इसको भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अंत में किसी एक बिंदु पर यह अधिकतम हो जाती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उस अधिकतम संतोष का बिंदु या संतृप्ति बिंदु सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। यदि उपभोक्ता इस बिंदु के बाद, इस अधिकतम संतोष के बिंदु के बाद भी उस वस्तु का उपभोग या उपयोग करना जारी रखता है तो उसको, उसकी जो कुल उपयोगिता वह क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। जैसे हमने एक केला खाया, उससे उपयुक्तता मैंने दूसरा केला खाया, उपयुक्तता मैंने तीसरा केला खाया। अब हमारा पेट क्या हो जाएगा, फुल। अब हमारी उपयुक्तता हो जाएगा अधिकतम। उसके बाद में अगर हम लोग केले का यूज करेंगे, उपभोग करेंगे, तो हमारी जो कुल उपयोगिता वो कम होने लग जाती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि प्रारंभिक कुछ इकाइयों तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता बढ़ती भी होती है, लेकिन अंत में एक बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता घटने लग जाती है। यह आपको हम चित्र के द्वारा बता देंगे और स्पष्ट भी इसको कर देंगे। इनिशियल लेवल पे ये थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता। किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का, वापिस दोहराता हूँ, वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वापिस दोहरा देते हैं। किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग, ओनली वन, यहाँ वन स्पेशल चीज़ है, एक इकाई का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है ना उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए एक उपभोक्ता को n इकाइयों से n इकाई को उसने उपभोग कर लिया तो उसे उपयोगिता प्राप्ति 50 के बराबर 50 इकाई मिलती है n। अगर वह एक अतिरिक्त इकाई n प्लस एक इकाई को उपभोग करता है तो उसकी जो कुल उपयोगिता बढ़कर हो जाती है 55। उस एक अकेली इकाई से उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, 5 इकाइयों का। यही है सीमांत उपयोगिता, 5 इकाई। अब इसके परिभाषा को थोड़ा बदल कर भी प्रस्तुत हम करते हैं। एक इकाई का उपभोग कम कर देने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं। जैसे वापिस उदाहरण उल्टा करके देखिए, n प्लस एक इकाई की कुल उपयोगिता मिलती है 55, n इकाई से मिलती है 50, तो n प्लस 1 इकाई को घटाने से 5 इकाइयों का लॉस होगा, तो ये कहलाती है सीमांत उपयोगिता। तो यह है आपकी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। हम आपको सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का आरंभ सीमांत उपयोगिता से किया जाता है। इस वीडियो के द्वारा सीमांत अवधारणाओं का भी यथास्थान विवेचन किया जाएगा। अतः आपको इस कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को से भली भांति समझ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। सारणी के द्वारा हम आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया गया है, इसमें संबंध के बारे में बताया गया है। जैसे डबल रोटी, एक रोटी से कुल उपयोगिता 12 मिलती है, सीमांत उपयोगिता 12। दूसरी रोटी, यानी दूसरी रोटी का मतलब है पहली और दूसरी रोटी दोनों से मिलकर 20 इकाई की उपयोगिता मिलती है। पहली से 12, अकेली दूसरी से मिलती है 20 इकाई, यानी अकेली दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 8। इस प्रकार इस सारणी के द्वारा हम लोग
कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट किया गया है अच्छी तरह से। 7 इकाइयाँ, 6 से बढ़कर 7 इकाई तो कुल उपयोगिता हो जाती है 30, और जो सीमांत उपयोगिता इसमें माइनस में यहाँ पर ये चली जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति को डबल रोटी की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से एक दिए हुए समय में सारणी 1 के अनुसार उपयोगिता मिलती है। इस उदाहरण में सारणी वाले में 5 व 6 दोनों मात्राओं पर कुल उपयोगिता अधिकतम रहती है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से 6 इकाइयों पर अधिकतम संतुष्टि का बिंदु माना जाना उपयुक्त समझा जाता है। अब पढ़ते हैं कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध। क्या संबंध पाया जाता है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में? इसको हम डायग्राम के द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयास आपको करेंगे। हमने आपको शुरू से ही बताया कि सीमांत उपयोगिता को घटता हुआ दिखलाया है जाता है, और सारणी जो हमने आपको बताई इससे यह स्पष्ट होता है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इसको रट लेना। जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वह सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत धनात्मक रहती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता की जो शून्य हो जाती है, और जहाँ कुल उपयोगिता घटने लग जाती है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। जो ये आपको चित्र दे रखे हैं, चित्र ए और आ, इनका स्पष्टीकरण करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनके स्पष्टीकरण करने के बाद में आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता क्या होती है। चित्र ए में जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एक्स एक्स पर डबल रोटी की मात्रा दी गई, वाई एक्स पर चित्र 1 ए में कुल उपयोगिता और चित्र 1 आ में सीमांत उपयोगिता को मापा गया है। वाई एक्स पर दोनों के पैमाने भिन्न भिन्न हैं। चित्र 1 ए में कुल उपयोगिता वक्र खींचा गया है। इसके लिए पहले आयताकार रेक्टेंगुलर बनाए गए हैं, जैसे कि एक इकाई पर एक्स पर 12 इकाई पर एक आयताकार बनाया गया है। फिर उससे आगे 1 से 2 दूरी को लेकर दूसरा आयताकार बनाया गया है और कुल दूरी 20 ली है। इस प्रकार अन्य आयताकार खींचे हैं। इन आयताकारों की ऊपरी सीमा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर मूल बिंदु से प्रारंभ करके एक वक्र बनाया गया है जो कुल उपयोगिता वक्र ट्यू कर्व बिंदु कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका कुल उपयोगिता वक्र ये कहलाता है। आगे देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। चित्र 1 आ में इसी प्रकार पहले एक एक इकाई की दूरी पर सीमांत उपयोगिता की मात्रा को सूचित करते हुए आयताकार बनाए गए हैं। जैसे 0 से 1 की दूरी पर ओ आई एक्स पर 12 इकाई सीमांत उपयोगिता के लिए आयताकार बनाया गया है। इसी प्रकार दूसरे आयताकार 8 इकाई सीमांत उपयोगिता को सूचित करते हुए बनाया गया है। फिर इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर सीमांत उपयोगिता वक्र खींचा गया है। गणितीय दृष्टि से उपभोग की किसी भी मात्रा पर सीमांत उपयोगिता उस बिंदु पर कुल उपयोगिता वक्र के ढाल के बराबर होती है। वापस समझाने की कोशिश करते हैं आपको। गणितीय दृष्टि से उपभोग की किसी भी मात्रा पर सीमांत उपयोगिता वक्र उस बिंदु पर कुछ कुल उपयोगिता वक्र के ढाल के बराबर होते हैं। इससे आपको अगले चित्र के द्वारा, इस चित्र के द्वारा हम समझा सकते हैं। इसमें कुल उपयोगिता वक्र के एक बिंदु पर सीमांत उपयोगिता को माप करने की विधि के बारे में बताया गया है। मान लीजिए हमें टी यू वक्र के ए बिंदु पर सीमांत उपयोगिता को पता लगाना है। हम ए बिंदु पर पी क्यू एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जिसको टेंजेंट लाइन भी कहते हैं, जो एक्स एक्स के बाईं तरफ बढ़ाने पर पी बिंदु पर काटती है। इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा? आर ए में भाग देंगे पी आर का, जो वस्तु की
OR मात्रा पर इसकी सीमांत उपयोगिता का माप होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में इस तरह के अध्ययन का बड़ा ही महत्व है। आप इसको अच्छी तरह पाठ अच्छी तरह समझ लीजिए। कुल उपयोगिता के अन्य बिंदुओं पर भी सीमांत उपयोगिता को निकाल सकते हैं। जिस बिंदु पर टी वक्र अधिकतम होता है उस पर से स्पर्श रेखा के अक्ष के एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। जिसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल 0 होता है, अर्थात सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रटने लायक चीज़ है, समझने लायक चीज़ है। पानी व हीरे की पहेली को हम देख लेते हैं, साथ के साथ में आपके समझ में आ जाएगा। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता का अंतर स्पष्ट करने के लिए प्राय पानी व हीरे का एक सुप्रसिद्ध उदाहरण लिया जाता है। पानी की कुल उपयोगिता बहुत अधिक होती है जबकि हीरो की अपेक्षाकृत कम होती है। फिर भी पानी बहुत सस्ता और हीरे बहुत महंगे क्यों होते हैं? इसका उत्तर इन दोनों की सीमांत उपयोगिताओं के अंतर में देखने को मिलता है। कीमत सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, न कि कुल उपयोगिता पर। पानी की अधिक मात्रा का उपभोग के होने से इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, जिससे उसकी कीमत भी कम होती है। इसके विपरीत हीरे की खरीद कम की जाती है, जिससे इनकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऊंची होने से कीमत ऊंची होती है। इसके अलावा वस्तुओं की दुर्लभता सीमितता का भी उसकी कीमत पर प्रभाव पड़ता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम। नमस्कार।